हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बम। सो लेट्स स्टार्ट द पावर पैक पावर नोट्स। यस, बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की। तो चलो यार जल्दी से इस चैप्टर को देख लेते हैं। सो बात हो रही है इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन की सबसे पहले थ्योरीज दी गई है। व्हाट इज इवोल्यूशन? इट इज द डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन, राइट। यहाँ पे चीजें मॉडिफाई हो रही है जिसे हम इवोल्यूशन कह रहे हैं। तो यार ये कैसे हुई, हम लोग कैसे आए इस धरती पे, इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज दी गई। एक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, यूनिवर्स सबसे पहले बना तो कैसे बना। इट इज एक्सप्लेन बाय द बिग बैंग थ्योरी, जहां पे ये कहा जाता है कि बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। एक छोटा सा पॉइंट है इस यूनिवर्स में जहां पे बड़ा सा अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन हुआ। हाइड्रोजन हीलियम गैसेस फॉर्म हुए, गैसेस कंडेंस हुए, गैलेक्सी बनी, धीरे 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 अर्थ बन गई। सही बात है। फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ आता है कि यहाँ पे बात ये हो रही है कि सबसे पहले अर्थ तो एक मोल्टन फॉर्म में थी, जहां से वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज हो रहा था। फिर क्या हुआ, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस जो सन के थ्रू आ रही थी, उसने वाटर को ब्रेक किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो गए। सही बात है। अब यही ऑक्सीजन इन गैसेस के साथ कंबाइन हो रहा है, जैसे NH4 के साथ कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन, मीथेन के साथ भी कंबाइन हो रहा है, और यहाँ पे धीरे धीरे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें बनने लगी। इनिशियली अर्थ के पास ऑक्सीजन नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी ने दी है। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, यहाँ पे ओजोन लेयर भी फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से बाद में अल्ट्रावायलेट रेस को ऑब्जर्व कर लिया गया। तो अल्ट्रावायलेट रेस ब्लॉक हो गई, अर्थ पे आना कम होगी, अर्थ कूल होने लगी धीरे धीरे। और ये जो वाटर वेपर थी, ये वाटर वेपर भी भाई अब एज अ रेन ये धरती के ऊपर गिरने लगी और ओशन फॉर्म हुए। ये बात यहाँ पे की जा रही है। चलो भाई, अर्थ तो बन गई, अर्थ में लाइफ कैसे आ गई? देखो क्या बात हो रही है। बात हो रही है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया की, जहां पे ये बात हो रही है यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स विल ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया ये कहती है कि भाई लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर अलग अलग प्लैनेट्स में डाल दी गई, तो भाई अर्थ का भी नंबर आ गया, अर्थ में लाइफ आ गई। इस तरीके से बात ये करता है थ्योरी। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं कि लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग रोटलिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड, दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड बाय द पाश्चर। ये कहती है कि भाई ये जो मिट्टी है, मिट्टी से लाइफ अपने आप ओरिजिनेट हुई है, जिसको लुईस पाश्चर ने रिजेक्ट कर दिया। बोला ऐसा नहीं होता, लाइफ एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ आती है। हालांकि उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए थे जो कुछ साइंटिस्ट थे जो इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बैकअप दे रहे थे, उसको नहीं प्रूव कर पा रहे थे। तो इसी स्पॉन्टेनियस जनरेशन को लुईस पाश्चर ने रिजेक्ट कर दिया। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज CH4NH3, इनसे बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, धीरे धीरे नॉन सेल्यूलर फॉर्म बने, कॉन्सर्वेट बने। ये सब हमने चीजें देखी है और फिर वो सेल्यूलर फॉर्म में तब्दील हो गए। अब इसी को थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को मतलब एक्सप्लेन करता है मिलर एक्सपेरिमेंट की। भाई मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि मिलर एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि भाई केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू लाइफ आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये आपको बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करती है कि लाइफ आई तो कैसे। देखो मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मिलर साहब ने क्या किया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज CH4 अमोनिया लिया, बिल्कुल सही बात है, प्रूव करके दिखाया कि इनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं। सो गैसेस कौन से यूज किए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में? CH4, हाइड्रोजन, NH3, वाटर वेपर यूज किया। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज किया, क्योंकि अभी हमने देखा कि अर्थ के पास ऑक्सीजन पहले नहीं था, तो इन्होंने भी ऑक्सीजन यूज नहीं किया। यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर यूज किया 800 डिग्री सेल्सियस का, लाइटनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। सही बात है। ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि यहाँ पे अमाइनो एसिड फॉर्म हुए। यहाँ पे बहुत बार पूछा गया MCQ है कि यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, तो अमाइनो एसिड फॉर्म हो चुके थे। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड जैसे कि ग्लूटामिक एसिड जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद बनते हैं, वैसे अमाइनो एसिड नहीं बनते यहाँ पे। ओके, वो भी बात हमने नोट कर दी। ओपेरिन और हल्डे साहब ने क्या किया, ही प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये बात यहाँ पे की गई कि पहले मिलर साहब ने तो बता दिया आपको कि भाई अमाइनो एसिड किस तरीके से बने। ओपेरिन और हल्डेन ने कहा कि ये जो नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स थे उनसे भाई सेल्यूलर फॉर्म्स बने। ही प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज RNA, प्रोटीन। ये सब धीरे धीरे एग्रीगेट होने लगे, फिर एक रिप्रोड्यूस करने वाले सेल्यूलर फॉर्म में ये तब्दील हो गए। सही बात है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म? जाइंट मॉलिक्यूल्स हैविंग RNA, प्रोटीन। सबसे पहले जो नॉन सेल्यूलर फॉर्म है उनके पास RNA था। बेटा यहाँ पे DNA नहीं दिया है पर्पसफुली, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे DNA पहले RNA आया, बाद में DNA आया था। तो ये जो नॉन सेल्यूलर फॉर्म थे उनके पास RNA था, प्रोटीन था, एबिलिटी थी रिप्रोड्यूस करने की। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, उसके ऊपर बार बार MCQ पूछा जाता है, क्योंकि ये लिपिड की एक लेयर उनके बाहर थी, तो वो
मतलब एक सेल से दूसरे सेल बन रहा था, लिपिड मॉलिक्यूल अगर डिचार्ज भी हो जाते तो फिर से एग्रीगेट हो जाते इस तरीके से। सो दैट इज द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन उनके पास थी। और दे एंड देयर फॉर्म इन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइफ वाटर में फॉर्म हुई है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है? ये कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म भाई एक दिन एक शक्ति आई जिसने सभी ऑर्गेनिज्म को एकदम से बना दिया अलग अलग। आप बने, कुत्ता बना, डॉग बना, लॉयन बना, सब एक ही दिन बन गए, ऐसे ये थ्योरी कहती है। डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस द क्रिएशन, ये कहती है कि ये जो डाइवर्सिटी है आप में, हम में, अलग अलग एनिमल्स में डाइवर्सिटी जो दिखती है पहले से ही है, ऐसी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती है। और ये भी कहती है कि अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, इन्होंने बता भी दिया। हालांकि देखो डार्विन साहब ने इसको रिजेक्ट किया, डार्विन साहब ने कहा कि नहीं ये गलत बता रहे हो आप, ऐसा नहीं है। चार्ल्स डार्विन बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सी वॉयेज इन एचएमएस बीगल, डार्विन सेड दैट कि ग्रेजुअली चीजें इवॉल्व हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन हम सब अलग अलग तरीके से, मतलब आप बने, कुत्ता बना, डॉग, कुत्ता बना, पंछी बने, रेप्टाइल बने, एम्फीबियन, ऐसे नहीं होता है, हम ग्रेजुअली इवॉल्व हुए हैं, ऐसे डार्विन साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से गए ओ ये गलत है रे, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों से डर उनको भी था, बहुत टाइम लिया था उन्होंने इन चीज को बताने के लिए। ये सब हमने सीधी सीरीज में देखा, कोई बात नहीं है। डार्विन ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं? डार्विन साहब ने जब वो वॉयज पे गए थे, उस शिप में बैठे गैलापागोस आइलैंड पे, तो कुछ चीजें इन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, जो कि कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस है। कौन से ऑब्जर्वेशन उनके पास थे? उन्होंने कहा कि भाई पॉपुलेशन में वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं, मतलब अलग अलग पॉपुलेशन में, जैसे आप में मुझ में डिफरेंसेस है, माइनर माइनर डिफरेंसेस पॉपुलेशन में होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन होता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाता है वो नेचुरली सिलेक्ट कर जाता है। दोज हैविंग फेवरेबल वेरिएशन आउटब्रेस वो ओवर प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की वजह से इवोल्यूशन होता है। इस तरीके से बात यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की डार्विन द्वारा की गई। अल्फ्रेड वेलेस ने ही वर्कड इन अ मलय ऑरोपिक, क्या है, आर्कीपेलागो, सॉरी इसका नाम मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है। ही वर्क इन अ मलय आर्कीपेलागो। उन्होंने भी सिमिलर कंक्लूजन ड्रॉ किए थे डार्विन के जैसे, दैट द ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर, ये भी बात उन्होंने कही थी। तो अल्फ्रेड वेलस और डार्विन साहब, इन दोनों के जो ऑब्जर्वेशन तो मैच हो रहे थे बेटा। ओके, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन? ऐसे कौन सी चीजें जहां से हमें पता चलता है कि भाई इवोल्यूशन हुआ है? इवोल्यूशन मतलब क्या है यार, कि पहले हम बंदर थे अब हम इंसान बन गए, खत्म बात। तो ये मुझे एविडेंस चाहिए ना, मुझे प्रूफ चाहिए कि मैं पहले बंदर में था, सही बात है, तो मुझे प्रूफ दिखाओ। तो हमें कुछ एविडेंस दिखाई देते हैं जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि हाँ यार पहले तो हम उनके जैसे थे, चिंपांजी जैसे थे। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन, यहाँ पे बात की गई अर्न्स्ट हैकर्स ने। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? ही सेड सर्टेन फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल द वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। उनका क्या कहना था कि जैसे देखो कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो क्या बना, वो सबसे पहले फिश के जैसे दिखता है, फिर उसके अंदर वो फीचर्स आते हैं जैसे कि वो, फिर एम्फीबियन जैसे फीचर्स उसमें आने लगते हैं, फिर रेप्टाइल जैसे फीचर्स उसमें आने लगते हैं, फिर बर्ड जैसे फीचर्स उसमें आने लगते हैं, फिर मैमल जैसे फीचर आते हैं। मतलब इनका कहना है कि जिस तरीके से इवोल्यूशन हुआ उसी स्टेजेस में से आपका एम्ब्रियो भी पास होता है, जो कि बहुत गलत बात थी। ऑन्टोजेनी, रिकैपिटुलेशन, फाइलोजेनी, ये बात उन्होंने कही थी, वही जो अभी मैंने कहा कि एम्ब्रियो अलग अलग स्टेजेस से पास होता है। तो ये भाई it is raised by the Carl Ernst von Baer. He said embryos never pass through the adult stages of other animal. इनका कहना था ऐसा नहीं होता है भाई, कुछ भी बात मत करो, है ना, ऐसा नहीं होता कि पहले जो एम्ब्रियो था वो फिश के जैसे उसमें फीचर्स रहेंगे। हाँ कुछ फीचर्स होते हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि भाई वो पहले फिश के जैसे फीचर्स बनेंगे, फिर एम्फीबियन के जैसे बनेंगे, फिर रेप्टाइल के जैसे बनेंगे। ये जो तुम्हारी थ्योरी है बहुत गलत है, ऐसी बात यहाँ पे कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर ने कही और इनकी थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स की। होमोलोगस ऑर्गन्स के थ्रू भी हम ये पता कर सकते हैं, मैंने हमें पता लगता है कि इवोल्यूशन हुआ है। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या मतलब क्या? देखो सबसे पहले कॉमन एंसेस्टर था अपना, राइट? तो उसके 4 लिम्ब, उसके जो लिम्ब है मॉडिफाई होने लगे बेटा, उसमें कुछ बदलाव आने लगे। तो क्या हुआ कि हमें सिमिलर एनाटॉमिकल फीचर दिखते हैं लिम्ब में। देखो ये जो मैन है, चीता है, वेल है, बैट है, सबके लिम्ब हमें सिमिलर दिखते हैं, बट इनके फंक्शन अलग अलग है। मैन में ये भागने का काम चलने का काम करता है, चीता में यही लिम्ब भागने का काम कर रहा है, वेल में यही उसको तैरने में मदद कर रहा है, इस तरीके से। सो सिमिलर एनाटॉमिकल फीचर, डिफरेंट फंक्शंस हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और इस तरीके के ऑर्गन को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। एंड हियर इज अ ब्यूटीफुल ट्रिक फॉर यू। हार्ड कहेंगे, हम कहेंगे होमोलोगस इज हार्ड, मतलब क्या? होमोलोगस ऑर्गन कौन सा ऑर्गन है जिसमें एनाटॉमी सेम है, अलग अलग, और मतलब एनिमल्स में एनाटॉमी सेम है,
और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। होमोलॉजी शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ इस तरीके से। सही है। सो ए एनाटॉमी इज सेम, एडेप्टिव रेडिएशन और एंसेस्टर इज कॉमन। यहाँ पे ये याद रखोगे कि होमोलॉगस ऑर्गन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं, वर्टिब्रेट्स का हार्ट और ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, ये भी होमोलॉगस ऑर्गन का फीचर है। थॉर्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ अ बोगनविला एंड कुकुरबिटा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। बेटा आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, इसलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि C3 सीरीज में बहुत डिटेल में हमने इसको पढ़ा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट जा रहा है तो इसके इंडिविजुअल डिटेल लेक्चर है, मतलब होमोलॉगस ऑर्गन के ऊपर आधे घंटे का लेक्चर है बेटा। ओके, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ। एनालॉगस ऑर्गन मतलब क्या, इनमें एनाटॉमिकल डिफरेंसेस है, एनाटॉमी सेम नहीं है दोनों के। देखो एक तरीके से विंग अलग अलग है, लेकिन भाई ये इन दोनों ने डिसाइड किया कि हमको तो उड़ना है, तो सिमिलर फीचर्स वो उन्होंने अडेप्ट कर लिए। सो सिमिलर हैबिटेट रिजल्ट, हैबिटेट की वजह से सिमिलर हैबिटेट रिजल्ट इन सिमिलर एडेप्टिव फीचर, it perform the similar function, it is a convergent evolution, right? This is called as a convergent evolution। भाई ये भी एक कॉमन हैबिटेट को अडेप्ट करने के लिए यहां पे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। सही है। तो सिमिलर एडेप्टिव फीचर हमें यहां पे दिखाई देते हैं। हम कहते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन इज फैंसी, इसका मतलब है एनालॉगस फंक्शन सेम है, इनके ऊपर फंक्शन डिफरेंट है होमोलॉगस में, और यहाँ पे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, होमोलॉगस में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो होमोलॉगस इज हार्ड, एनालॉगस इज फैंसी, ये याद रखना। एग्जांपल्स क्या है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द बर्ड, eye of the octopus and mammal, the flipper of the penguin and dolphin, the sweet potato and potato। ये भाई आपके रूम में लगे होने चाहिए। बात कर रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन की। सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, मोर व्हाइट कलर के मॉथ ज्यादा थे ऑन द ट्री देन द डार्क कलर के मॉथ। फिर जब इंडस्ट्रीज बनी तो क्या हुआ, इंडस्ट्री से फ्यूम निकलने लगा। सही बात है। सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट ये देखो ब्लैक ब्लैक होने लगी जो ट्रीज थी, जिसकी वजह से ये व्हाइट कलर वाला जो मॉथ था ये उसका प्रीडेटर को जल्दी से दिखने लगा, प्रीडेटर आया इसको खाने लगा। धीरे 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 भाई क्या हुआ कि हम ये कहते कि यहाँ पे ये ब्लैक वाला मॉथ सिलेक्ट हो रहा है, मतलब उसको वो आगे ज्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाया, क्योंकि जो प्रीडेटर था वो एकदम से इसको देख रहा था, इसको खा लेता था। सो ट्री ट्रंक्स बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड लाइकेन डिसअपियर ड्यू टू पोल्यूशन। डार्क और मेलानाइज मॉथ सर्वाइव एज दे कैमोफ्लेज इन अ डार्क ट्री प्लांट। तो हम कहते हैं कि दिस इज द केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना। बहुत सारे केसेस हमें नेचुरल सिलेक्शन के दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ये भी नेचुरल सिलेक्शन के हमें केसेस दिखाई देते हैं। नेचुरल सिलेक्शन जब होता है तब चीजें क्या होती है, एक तो पॉपुलेशन होता है जहां पे मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू किसी एक, मतलब मैं पहले डायरेक्शनल चेंज समझाता हूं कि जब नेचुरल सिलेक्शन होता है तो डायरेक्शनल चेंज दिखाई देता है। मतलब क्या, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मेन कैरेक्टर वैल्यू। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, ध्यान से सुनो। डार्विन साहब ने जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का एग्जांपल दिया, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्शनल चेंज। इट मतलब क्या कि भाई डार्क और मॉथ दो डायरेक्शन है आपके पास, फिर डार्क वाले सिलेक्ट होने लगे, हम कहते हैं कि दिस इज अ डायरेक्शनल चेंज। अगर डार्क और व्हाइट इन दोनों में से जो इनका एवरेज था अगर वो सिलेक्ट होता तो हम कहते हैं कि स्टेबलाइजेशन हुआ है, राइट। इस तरीके से अगर दोनों सिलेक्ट नहीं होते, एंड वैल्यू सिलेक्ट होती तो हम कहते हैं कि डिस्ट्रप्शनल चेंज है। लेकिन हमें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में डायरेक्शनल चेंज दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। सही है। चलो बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन की। तो देखो सबसे पहले जो बर्ड था गैलापागोस आइलैंड पे, वो था सीड खाने वाला। फिर धीरे धीरे वो आइलैंड क्या हुआ भाई, अलग अलग हिस्सों में बट गया। सही बात है। तो जिसको लीफ खाना है उसके जो बीक में बदलाव आ गए, जिसको छोटे छोटे इंसेक्ट खाने पड़ रहे थे उसके बीक में धीरे धीरे बदलाव आने लगा, मतलब वो चीजें सिलेक्ट होने लगी उस तरीके से। सो ओरिजिनल, सबसे पहले ओरिजिनल जो था वो था सीड ईटिंग बर्ड, लोकेटेड इन वन एरिया ऑफ अ गैलापागोस आइलैंड, माइग्रेटेड टू अदर आइलैंड हैबिटेट ऑफ आइलैंड लीडिंग टू इवोल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन। मतलब अडेप्ट करने के लिए उन्होंने अपने आप में कुछ बदलाव किए, मतलब बदलाव हुए यार, राइट। दिस इज द केस ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एग्जांपल्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन्स फिंचेस, बिल्कुल सही बात है। प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियस, ये इसके एग्जांपल्स है। व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव ऑकर्ड इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, वन कैन कॉल दिस एज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बात क्या हो रही है, देखो बेटा बात क्या हो रही है। एक प्लेसेंटल मैमल था, देखो सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। एक प्लेसेंटल मैमल था जो कि कॉमन एंसेस्टर है। अब उसमें क्या हुआ, देखो कहा गया भाई, ये चल क्यों नहीं रहा है। अच्छा इसको ड्रॉ कर लेते। एक प्लेसेंटल मैमल था बेटा, एक प्लेसेंटल मैमल था
ओके, अब क्या हुआ, वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में गया और उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगे कुछ इस तरीके से। ओके, और एक ऑस्ट्रेलियन मर्सिपल था जो कॉमन एंसेस्टर है। भाई यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, वो भी इसी हैबिटेट में गया जहां पे ये प्लेसेंटल मैमल गया था इधर का। तो ऑस्ट्रेलियन मर्सिपल में भी सेम टाइप के बदलाव हुए हमें दिखाई देते। तो ये जो यहाँ पे कॉमन दिखाई दिया हमें, इसे कहते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव ऑकर्ड इन अ आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, वन कैन कॉल दिस एज द कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये बात आप भूलना नहीं है, सही है। ओके भाई साहब, अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ चलो, हाँ चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यस, ये भाई क्यों परेशान कर रहे हैं हमें। अच्छा भाई साहब, ये परेशान क्यों कर रहा है हमें भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया इसको। अच्छा बेटा, हाँ हाँ आ गया। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि भाई इवोल्यूशन किस तरीके से होता है। तो डार्विन साहब ने यहाँ पे बात की, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल इन साइज, वेरिएशन होते हैं पॉपुलेशन में, वेरिएशन इनहेरिटेबल होते हैं, ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था। पॉपुलेशन हैविंग फेवरेबल वेरिएशन आउटब्रीड, जिसके बाद अच्छे वेरिएशन होते हैं आउटब्रीड कर जाता है, एंड गेट्स नेचुरली सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द फिनोटाइप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉट ऑन द जीनोटाइप, और पॉपुलेशन इवॉल्व हो जाती है। दो की कंसेप्ट जिसके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन बेस है वो है ब्रांचिंग डिसाइड एंड नेचुरल, वो है ब्रांचिंग डिसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डार्विन सीरीज, डार्विन थ्योरी किसके ऊपर बेस है, इट इज बेस्ड ऑन द ब्रांचिंग डिसाइड एंड नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दी थी भाई लैमार्क साहब ने, जहां पे उन्होंने कहा कोई ऑर्गेनिज्म अपने किसी ऑर्गन को ज्यादा यूज करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। सो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज गिवन बाय द लैमार्क, इवोल्यूशन ऑकर बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेबल होते हैं, ये बात उन्होंने कही, बट दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड बाय एवरीबॉडी। आपको पता है इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है, इनसाइड नहीं दी इसलिए मैंने नहीं दी है। डीवरी साहब ने एक थ्योरी दी, डीवरीज वर्क ऑन अ इवनिंग प्राइम रोज स्टेटेड म्यूटेशन आर लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, डीवरीज बिलीव्ड इन अ सॉल्टेशन। उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि भाई एक बार म्यूटेशन हुआ और इस जिराफ से डायरेक्टली जिराफ बन गया, यहां पे बात उन्होंने इस तरीके से की थी। ऑल्सो स्टेटेड म्यूटेशन रैंडम होते हैं, डायरेक्शनल लेस होते, डायरेक्शन लेस मतलब किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है भाई, इससे ये भी बन सकता है, इससे छोटा वाला भी बन सकता है, इससे बड़ा वाला भी बन सकता है, डायरेक्शन लेस होते हैं, सही बात है। जबकि डार्विन साहब का कहना था कि डार्विन वेरिएशन स्मॉल डायरेक्शनल, जैसे कि आपने देखा है कि ब्लैक कलर के मॉथ सेलेक्ट हो रहे थे तो किसी एक डायरेक्शन में हम जा रहे थे, तो डायरेक्शनल होते हैं। और अकॉर्डिंग टू डार्विन की इवोल्यूशन ग्रेजुअली हुआ है, एकदम से नहीं हुआ है। तो डार्विन साहब की थ्योरी बहुत अच्छी है, बहुत सही है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आपको क्या कहता है, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द जनरेशन। ये जो पॉपुलेशन होती है इसमें जो जीन्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जैसे फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो भाई इवोल्यूशन आपको दिखाई देगा। फ्रीक्वेंसी कब बदलती है, जब यहाँ पे नए जीन ऐड हो रहे हैं जीन माइग्रेशन की वजह से, या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही हो, या म्यूटेशन हो रहा है, जीन्स में बदलाव हो रहा है, तो भाई जीन का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये चीजें होती है, और जिसके वजह से भाई यहाँ पे इवोल्यूशन होता है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी बाय चांस इट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये बहुत अच्छे से हमने एनिमेशन के थ्रू देखा है। द फाउंडर इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक वेयर वेरिएशन रिजल्ट्स व्हेन अ स्मॉल पॉपुलेशन में हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट दिखाई देती है, जहां पे बाय चांस ये इविडेंस, ये इवेंट ये होता है। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में है कि लोव फिन फिश इवॉल्वड इनटू द फर्स्ट एम्फीबियंस, द एम्फीबियंस इवॉल्वड इनटू रेप्टाइल, व्हेन रेप्टाइल केम डाउन मैमल्स टुक ओवर द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अ मैन। देखो ड्रायोपिथिकस जो था वो एप लाइक था, रामापिथिकस एप मैन स्टेज हम कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था बेटा वो स्ट्रेट, he walked upright, not more than 4 हाइट का था वो। होमो हैबिलिटी टू, he was the first human लाइक ब्रेन कैपेसिटी थी उसके पास 800 सीसी की, उसने स्टोन यूज किए थे, वो मीट नहीं खाता था, वेजिटेरियन था। होमो इरेक्टस जो उसके बाद आया उसकी ब्रेन कैपेसिटी 900 थी, इसने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था। निएंडरथल मैन ही यूज्ड द हाइड एंड बरीड द डेड। होमो सैपियन जो था बेटा ब्रेन साइज उसकी 1650 थी जो पूछा जाता है, और केव पेंटिंग्स वो बनाता था। मूव अक्रॉस द कंटिनेंट, अलग अलग जगह पे उसने मूव करना शुरू कर दिया था। जो इंपॉर्टेंट लाइन है
हैं एनसीईआरटी की वो ये है कि इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस, किसी भी एक डायरेक्शन में हम नहीं जाते, इवोल्यूशन नहीं जाता है। इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या बात है बेटा, देखो भाई चांस, बाय चांस मान लो आपकी टेल नीचे गिर गई और वही इंडिविजुअल अच्छे से रिप्रोड्यूस करने लगा, उसको कुछ बेनिफिट हो गया, वो इवॉल्व हो जाएगा, नेचुरली सिलेक्ट हो जाएगा। किसी एक डायरेक्शन में इवोल्यूशन नहीं हुआ, ये सोच के नहीं हुआ कि भाई चलो इस ऑर्गेनिज्म की टेल गिरानी है। ये बात यहाँ पे हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एनसीईआरटी के, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। चलो बेटा जल्दी से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये चैप्टर को ना, मतलब अगर आपको कोई भी डाउट हो, पर्टिकुलर नेचुरल सिलेक्शन हो गया, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन हो गए, तो आप प्लीज इसके इंडिविजुअल लेक्चर देखिए जहां पे बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। ओके बेटा, चलो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। टेलीग्राम पे जाइए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए, मस्त पढ़ाई कर दिए, मस्त पढ़ाई कीजिए और फोड़ दो यार। चलो बाय बाय बेटा।